नमस्कार, मैं अवनीश, आप देख रहे हैं प्रारब्ध। हमारे साथ एक बार फिर हैं ब्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले ब्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज ब्यालोक जी का माइक अनम्यूट नहीं है, इसलिए स्वागत आनंद और प्रणाम आशीर्वाद हो जाएगा। ब्यालोक जी, जय बहुत-बहुत जय स्वागत है सियाराम। आपका। जय जय सियाराम। जय और जय। सभी दर्शकों को, श्रोताओं को एक बार फिर मैं बता दूं कि कोई मेरी ऐसी इच्छा नहीं रहती है कि मैं चुपचाप रहूं, लेकिन कई बार आसपास के शोर को बचाने के लिए मैं माइक म्यूट कर देता हूं। सभी को प्रणाम। बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शकों, लोकतंत्र खतरे में है। खैर ये एक ऐसा पुराना जुमला है जिसको जब भी जो पार्टी विपक्ष में रही है वो इस्तेमाल करती रही है, लेकिन होता है ना कि एक आदमी के हाथ में गाड़ी पड़ती है तो वो उसको बड़े सहेज के और ब्यालोक जी बड़े कायदे से उसको चलाता है। और उत्तर प्रदेश में और काफी जगहों पर एक बात मशहूर थी और मेरे ख्याल से अब भी होगी। जब मारुति गाड़ियों का 800 का जमाना हुआ करता था, तो ये होता था कि साहब नोएडा से अगर आपको गाड़ी परचेज करनी हो सेकेंड हैंड, तो नोएडा की इन सोसाइटियों में रहने वाली अगर गाड़ी एड्रेस है तो आप बेहिचक ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल हैंडेड गाड़ी होती है, उसको बड़े खूबसूरती से चलाया गया होता है, ऑलमोस्ट नई होती है। तो यही एक धारणा यहां भी है कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। बड़ा महान नारा है साहब, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आने के बाद से जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र खतरे में आता रहा है, मुझे तो लगता है एक समय एक और जुमला मशहूर था ब्यालोक जी, इस्लाम खतरे में है। मतलब बदरी छा गई, इस्लाम खतरे में है। रेलगाड़ी लेट हो गई, इस्लाम खतरे में है। आलू प्याज का भाव बढ़ गया, इस्लाम खतरे में है। एक समय यह भी हुआ करता था देश में लोकतंत्र बचाने के लिए। लेकिन जो इस समय सतही दौर चल रहा है, मैं ब्यालोक जी, नीति आयोग की बैठक हुई, ममता बनर्जी ने ये जो ड्रामा उन्होंने किया है, इसकी स्क्रिप्ट तो इन्होंने 2 दिन पहले खुद, एंड बैठक से ठीक पहले खुद, और उससे पहले अपने जो है पालतू वो राजदीप सरदेसाई, जो कि इनकी संसद का श्रीमान है, उसके जरिए मुखबिरी तो कहलवाई दी थी स्क्रिप्ट कि ये जाएंगी वहां नाचेंगी, और नाच के जैसे फुआ जो है रिसिया चली जाती है, लंगा उठा के वैसे चली आएंगी। वही किया इन्होंने। वो ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठकों में शामिल नहीं होती, लेकिन बंगाल से बैठ के कहती हैं भारत वाले सुन लें। दूसरी तरफ केरल में जरा देख लीजिए साहब, सीधे सीधे विदेश सचिव, अरे पासपोर्ट जारी करोगे क्या? तो ये स्थिति है दर्शकों, आप देखिए जरा कि उस विपक्ष की जहां जहां वो कायदे में है, मतलब जहां जहां वो सरकार में है, तो वो अपने यहां किस तरीके से इस देश को विखंडित करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी और केरल के उदाहरणों को देखकर कि इस देश में अगर कहीं विपक्ष लोकतंत्र खतरे में है और साथ में ये देश खतरे में है, तो वो विपक्ष के हाथों है। चलो जी, देश की नीति में हिस्सा लोगे नहीं, वॉकआउट करोगे, कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री होने लगभग, और जो जाएंगी वो इस तरीके से बवाल करेंगी। ये देश बांधना हुआ कि देश तोड़ना हुआ? लोकतंत्र की मतलब 302 हुआ कि 376 77, पता नहीं क्या क्या हुआ, मैं बहुत ज्ञाता नहीं हुआ आईपीसी का। अब आईपीसी रही भी नहीं, अब भारतीय दंड संहिता हो गई है, तो अब उनका नंबर भी बदल गया है, क्रम भी बदल गया है, तो इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं है और आईपीसी अब भूतकाल हो गया। जहां तक आपने ममता और इसकी बात की, तो इन लोगों की लोकतंत्र में कितनी आस्था है, कांग्रेस उसका प्रमाण 1975 में दे चुकी है। उससे बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी जो राहुल एक जेबी संस्करण लेकर घूम रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और मेरे दर्शक भी देख रहे होंगे कि जब से वो नेता प्रतिपक्ष वह आदमी बना है, मैं बहुत संभल के और उसके बारे में बिना अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए बात करता हूं, लेकिन वह आदमी इतना थेथर है, वह आदमी इतना गिरा हुआ, इतना पतित है कि उसके लिए किसी सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करना खुद को गाली देना है। और एक तथ्यगत सुधार मैं आपकी बात में कर देना चाहूंगा कि कांग्रेस के लगभग सभी मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री और इनफैक्ट पूरे विपक्षी मुख्यमंत्री, यानी 10-26 मुख्यमंत्री वहां प्रेजेंट थे, 10 मुख्यमंत्री नहीं गए थे। और अगर आप गिनना चाहें तो तमिलनाडु के नहीं थे, हिमाचल के नहीं थे, केरल के नहीं थे, पुडुचेरी के नहीं थे, और इस तरह से पंजाब का वो अब
उस सीएम को मैं क्या कहूँ जो रात 8 बजे के बाद भी इंतजार नहीं करता है, 8 बजने का भी इंतजार नहीं करता है, जिसके बारे में सदन में उसके दारूबाज होने की बात उठ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। जो आदमी भरे मंच से कसम खा चुका है अपनी माँ की, बीवी बच्चों की कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, उसके बावजूद वो नशे की हालत में पाया गया है, उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँ? लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो संस्करण हमने लिया है उसमें यही है। ममता बनर्जी का हमेशा से ये रहा है कि माई वे और हाईवे। जब वो कांग्रेस में थी और उनकी पिटाई की गई थी और लगभग उनके साथ बहुत शर्मसार करने वाली घटना हुई थी, याद होगी। और जिन दर्शकों को नहीं याद है, जो लोग अभी मतलब जवान हो रहे हैं, वो लोग गूगल कर लेंगे तो वो घटना पता चल जाएगी। मतलब इन सो कॉल्ड सेकुलर स्त्री समर्थक दलों ने क्या-क्या निर्घिन काम किए हैं, वो जयललिता जी से पूछ लिया जाए, मायावती जी से पूछ लिया जाए, ममता बनर्जी जी से भी पूछ लिया जाए। ये अलग बात है कि आज वो उसी कांग्रेस के साथ गलबहियां। केरल में विदेश सचिव मामले पर जब ये हुआ तो कहा गया कि भाई हमने एक ऐसा अ, अफसर किया है जो विदेश के मामलों को देखेगा, क्योंकि केरल से बहुत सारे लोग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी जो डॉट्स हैं, इसको अगर आप मिलाएं तो देखिएगा कि देश का जो संघीय ढांचा है वह खतरे में है। प्रजातंत्र खतरे में है, यह देश खतरे में है और बहुत बुरी तरह खतरे में है। और ये कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं है, ये कोई अफवाह फैलाना नहीं है। सचमुच इस देश के संघीय ढांचे पर जिस तरह के प्रहार हो रहे हैं, आप देखिए कि 4 दक्षिणात्य राज्यों को मिलाकर एक द्रविड़ नाडु की भी मांग की जा रही है और ये चुने हुए लोग कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो लोकसभा में कहा, बाकायदा उस आतंकवादी के लिए जो अमृतपाल है ना उसका नाम, जो पंजाब से जीता है आतंकवादी खालिस्तानी, उसके लिए जी जी, कहा कि अमृतपाल। उसको जी अमृतपाल के लिए चरणजीत सिंह चन्नी का ये बयान ऑन रिकॉर्ड है कि क्या ये आपातकाल नहीं है कि 80 लाख या फलाने लाख, इतने लाख, 2 लाख वोटों से जीते हुए आदमी को बंद कर रखा है इस सरकार ने। तो मतलब खालिस्तानियों को अब इस देश की सरकार आमंत्रित करे, जैसे कभी वो कश्मीरी आतंकवादी यासीन मलिक को आमंत्रित करते थे हमारे प्रधानमंत्री, उनसे गले मिलते थे, वैसे किया जाए। मुख्य बात यह है कि भाजपा के समर्थक जो हैं या भाजपा से जो उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं, उनके सहानुभूति रखने वाले या जो विश्लेषक, वो इसलिए इस सरकार को गरिया रहे हैं कि संघीय ढांचे पर खतरा है तो ससुर तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। वो ये भूल जा रहे हैं कि भाई साहब, आप अमेरिका की हालत देख लीजिए, अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है साहब। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका से या किसी से तुलना, भाई हर एक जगह की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन आप ये बताएं कि अगर अभी पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए और वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जाहिर तौर पर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, जो उनकी चोंच डालने की आदत है, अभी देखिए कांवड़ का महीना आधा बीत जाएगा और वो 2 अगस्त या 6 अगस्त को उन्होंने टाइम दिया है। सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालयों के जो तजुर्बे हैं हमारे, वो साफ तौर पर बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि उस फैसले में कोई अड़चन ना आए या कुछ ना आए। और उसके बाद कितना बवेला होगा, उसके बाद कितनी चीजें होंगी। 150 प्रोफेसर छोड़िए, आपके समर्थन में साहब 15 प्रोफेसर चिट्ठी नहीं लिखते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दक्षिणी टोले के आदमी को बचाने के लिए, यहाँ तो आतंकियों को बचाने के लिए करते हैं। तो ये बात समझनी होगी कि इस आज जब आप एक रील बना रहे हैं गोंडा जिले में बैठ के या दरभंगा जिले में बैठ के और वो वायरल हो जा रहा है, तब आपको कितना मजा आता है, नहीं? आपको पैसे भी मिलने लगते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं। लेकिन वहां आप ये भूल जाते हैं कि अगर भारत यहाँ कुछ करेगा तो उसके रिपरकशंस। अब इस पर कुछ लकड़बग्घे मुझे नोचने आ जाएंगे, तो 56 इंच का छाती काय था, तो फिर मोदी जी को हमने वोट काय दिया था। भाई वोट दिया तो माने क्या, घरारी लिख दिया, क्या कर लोगे? वोट दिया तो जो तुम्हारी व्यवस्था है, जो संविधान प्रदत्त कॉन्स्टिट्यूशनली
जो लोकतंत्र तुम अपनाते हो उसी में होगा ना। अब है, मेरी भी शिकायतें हैं कि भाई वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं खत्म किया, मंदिरों को क्यों नहीं अलॉट किया, लेकिन मंदिरों को जहां जहां छूट मिली हुई है वहां के मंदिरों की आप दुर्दशा जाके देखिए। फिर आपके ही दिमाग में आता है कि ठीक है यार, सरकारी ही व्यवस्था रहे। क्योंकि आप और हम हिंदू समाज के तौर पर इतने ये नहीं हुए हैं कि आप वहां जाकर, देवघर में आपके पंडे मारपीट करते हैं यार, मां विंध्यवासिनी, वहां के पंडे क्या करते हैं, मतलब आप सोचिए। और आप उसके बाद दावा करते हैं कि हम हिंदू, हम फलाने, हम चिल्लाने, और मोदी जी ने क्यों किया। हाँ मोदी जी वह जानता है ना। खैर, मैं थोड़ी भूमिका ज्यादा बांध गया, लेकिन ये जो प्रहार है ये लगातार होंगे, बहुत तेज होंगे, और ये बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि इनकी संख्या घट नहीं रही है। अभी आप देखिए संसद का सदन ठप है, सड़कों पर ये लोग उतरे हुए हैं, सोशल मीडिया इन्होंने भरा हुआ है, तमाम चीजें हैं। इसके कहीं से भी कम होने के आसार नहीं है। इससे निपटना कैसे है, इस पर अब चर्चा कीजिए। बिल्कुल व्यालोक जी। और एक तरफ जब आपने ये बात कही ना, हमने बात बंगाल, ममता बनर्जी के ताजा जो इनका नीति आयोग, जहां ये प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से आपके मान्यताओं, आपकी व्यवस्था को सीधे सीधे चैलेंज करने की स्तर पर आ गए हैं। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी वो एक अलग चीज है, आप विपक्ष के हो। यहां मैं राहुल की उस बात को याद दिलाऊं व्यालोक भाई। राहुल ने संसद में जब कहा कि हिंदू हिंसक है, मेरा ये मानना है, आपने भी इसको कई बार इंडोर्स किया है, कि राहुल गांधी को पप्पू समझना बहुत बड़ी नादानी है। और हम लगातार कहते रहे हैं, अलग अलग वक्ताओं के साथ भी कहते रहे हैं, हम आप खूब बात किए हैं इस पे। वो बेहद शातिर आदमी है। वो बड़े आराम से ये कह सकते थे संसद में कि जो भाजपा की हिंदूवादी राजनीति है वह हिंसक है। अगर राहुल गांधी ये कह दिए होते एक बारगी को, तो ये इस पर एक बहस होती, एक वोट लेने का प्रयास होता कि अरे भाई साहब ये एक पॉलिटिकल कमेंट है अगेंस्ट बीजेपी। लेकिन राहुल गांधी जानबूझ के कहते हैं हिंदू हिंसक है, डेलिबरेटली कहते हैं हिंदू हिंसक है। हाँ, बाद में पीछे लेके दौड़ते हैं, नहीं नहीं आरएसएस और बीजेपी का हिंदू हिंसक है। ये काम वो पहले भी कह सकते थे। ये मार्केटिंग का बड़ा पुराना फंडा है। तो पहले कोई चीज एक गलत नहीं, ऐसा वाकई संघीय व्यवस्था को एक तरफ चैलेंज किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए जरा आतंकवाद की घटनाओं की अगर बात करें तो कभी सेंटर हुआ करता था वैली, और इधर आसन्न संकट लगातार आतंकी घटनाओं की वो जम्मू क्षेत्र में हो रही है, जो कहने को ये कहता है कि साहब वहां कुछ बहुत हिंदू हैं नंबर्स में। ये सारा कुछ आलोक जी, आपने हिंदुओं को बिल्कुल एक आईना दिखाया है, राष्ट्रवादियों को एक आईना दिखाया है, मैं भी उसमें शामिल हूं, मेरी भी बड़ी शिकायत है। लेकिन विपक्ष इस स्तर पर एक तरफ वैश्विक अभी अभी पूरे डीप स्टेट के साथ अनस्टेबल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को यहां नहीं कर पाए। ये इसका मतलब है, जब आप ये कहते हैं कि ये जारी रहेगा, तो इसका मतलब है कोई लंबा बड़ा चार्टर है जिसपे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2। ये बहुत लंबा चार्टर है। ये चार्टर है हिंदुओं को ध्वस्त करने का, और इसमें सभी शामिल। और हिंदुओं को ध्वस्त करना अभी तक संभव नहीं है, इसलिए उनकी बौखलाहट और बढ़ रही है। ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है साहब, ये संस्कृतियों का युद्ध है। आप अभी भी अगर इसको नहीं मान रहे हैं तो फिर ना माने। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ये कहीं से राजनीतिक नहीं है, यह सांस्कृतिक है, यह सामाजिक है। आप देखिए कि इनको आपकी किस संस्था में, जो भी संस्था इनके मुताबिक नहीं चलती है वह उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। चुनाव आयोग, इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की सत्ता को चुनौती नहीं दी, उसे तार तार किया। अभी इंदौर हाई कोर्ट के एक जज ने आरएसएस वाले फैसले पर यह कहा कि संघ एक राष्ट्रीय कार्य को समर्पित संस्था है। तत्कालीन सरकार 1948, तत्कालीन सरकार ने बिना जांच
किए हुए संघ पर प्रतिबंध लगाया था, जो उचित नहीं है। और यह बहुत हर्ष का विषय है कि अब सरकारी कर्मचारियों के संघ में जाने पर रोक हट गई है। इस पर इनके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि इंदौर हाई कोर्ट का जज ठीक नहीं है। ये क्या न्यायपालिका पर आक्रमण नहीं है? और न्यायपालिका पर छोड़िए, हाई कोर्ट को छोड़िए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पर उंगलियां उठाई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके हिसाब से निर्णय नहीं दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा निर्णय इनके ही हिसाब से देता रहा है, लेकिन एकाध निर्णय जो नहीं दिए हैं उसमें ये खड़े हो गए हैं। न्यायपालिका गई, आपका पूरा ये जो संस्थान है, जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, वो गई। इतना ही नहीं, इनको संसद पर भी भरोसा नहीं है। ये संसद में जो कर रहे हैं वो क्या बताता है? ये अभी तक चुनाव वाले मोड में है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, ये बात करेंगे कि संविधान जल रहा है, संविधान को, ये कहां जल रहा है बाबू, बताओ ना, कहां फांसीवाद आ गया? मैं तो इंतजार में हूं। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी आप प्लीज थोड़े से फांसीवादी बनो ना यार, थोड़ा सा तानाशाही दिखाओ ना भाई। कहां है? चौक पर है, चौराहे पर है, कहां है? किस गाड़ी से आ रहा है फांसीवाद? मैं जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूं तानाशाही कहां है। संसद में एक सांसद का बयान, ये मूर्ख नहीं, सॉरी, ये धूर्त जयराम रमेश जो धवल केशी है, ये जयराम रमेश इतना बड़ा चुट्टा है कि ये कह रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी का बयान उनका निजी बयान है। संसद में निजी बयान, ऑन द रिकॉर्ड निजी बयान। और तब अगर अभी भी किसी भोले भाले बलम को ये दिक्कत है या ये समझने में कहीं समस्या आ रही है कि ये विषधर, ये पूरी जो टोली है करैतों की, धामिनों की, नागों की, कोबरा की, ये यहां पर रुकेंगे, तो ये नहीं रुकेंगे। हाँ, अब इसमें जो लोग शीघ्र मतलब जल्दी ही शिकार हो जाते हैं हमारे दक्षिणी टोले के कि भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, होगा और हो रहा है, चीजें चल रही हैं। और ये चूंकि संघर्ष आ रहा है सतह पर, इसलिए आपको लग रहा है कि अरे ये नहीं हुआ। भाई आपने तो नहीं कहा था योगी जीवा को कि ये वाला काम करो जरा? आपके हिसाब से तो वो उपचुनाव को देख के किया ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसमें टांग अड़ा दी? क्योंकि यह सांस्कृतिक लड़ाई है, क्योंकि यह आपको बर्बाद करने के अंतिम समय तक यह लड़ाई चलेगी। जब तक गजवाए हिंद ना हो जाएगा तब तक चलेगा, जब तक चर्च का पूरा शासन नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। और आप लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कई सारे कोनों से सिंगल प्रोटेस्ट हो रहा है। हम एक समाज के तौर पर अभी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपेक्षाएं बहुत हैं कि मोदी जी और शाह जी वह निकले, दो घोड़ों पर, एक काला घोड़ा हो, एक उजला घोड़ा हो, उस पर लगाएं और निकालें तलवार। वो कौन था जिसको ये लोग अपना नायक बनाते हैं, वो जो काफिरों को मारता था? हाँ, टीपू सुल्तान। उसकी तलवार पर जो लिखा हुआ था कि मैं काफिरों का ये खून पीता हूं, उस तरह का कुछ अपनी तलवार पर लिखाएं और ढिक ढिक करते हुए निकल जाए। क्या मजाक है यार? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और बताऊं, आप जो ये देखिए, ये भी आत्मावलोकन है। जब आप भारतीय जनता पार्टी से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने बारे में सोच विचार करेंगे, उनका परफॉर्मेंस ऐसे कैसे रहा। मैं लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात कर लेता हूं, लेकिन ये भी उतना ही सही है ना व्यालोक जी, इस देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई, उसी दिल्ली में बनाई, मजबूत प्रधानमंत्री है, पहला बजट भी पूर्णकालिक दे चुके, अपने 2 एलाइज को क्या उन्होंने, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एनडीए की सरकार है और बीजेपी कहीं 240-42 के पास है। मैं तो पूरा माहौल बीजेपी का ऐसे देख रहा हूँ या इस सरकार का ऐसे देख रहा हूँ। इनके काम आप देख लीजिए, जिस तरीके से, देखिए ऐसा नहीं कोई नया काम कर दिया, लेकिन सब कुछ यथावत और अच्छी स्पीड से चल रहा है। कुछ नई चीज दिख रही है, क्योंकि देखिए अभी तो मैं ही आज देख रहा था तो मेरे नाखून में अभी भी ये वोट वाली स्याही थोड़ी सी बची रह गई है। मैं सबसे अंतिम दौर में वोट डाला था। अरे भाई जुम्मा हुआ, पहला बजट भी आ गया, बाकी सारी चीजें चल रही है। तो तीसरी बार सरकार आना, इसका मतलब है कि बड़े आसन्न संकट से आप लड़ रहे हैं। ये समय थोड़ा सा और गाढ़े का है, और मुझे लगता है व्यालोक जी कि इस बात को आप फिर
एक बार इंडोर्स करेंगे कि साहब इकोसिस्टम इनका हर जगह है और उसको ऐसे पहचाना जाना बहुत जरूरी है। ये ममता बनर्जी का जो किया धरा है, जो केरल का किया धरा है, जहां उन्होंने एक विदेश सचिव अपना नियुक्त कर लिया है, ममता बनर्जी सिंबॉलिक राजनीति करने के लिए जानी जाती है ना। और वो जब बंगाल में रह के कहती हैं कि हिंदुस्तान को ही सोचना पड़ेगा, व्हाट इट मीन्स मैम, नो मोर दीदी, ये भावनात्मक रिश्ते अपने पास रखो। तुम भारत को बांटने वाली राजनीति नहीं कर रही हो, बांटने के तथ्यात्मक सबूत पेश कर रही है भाई ममता बनर्जी। नीति आयोग में इस तरह से जाके प्रपंच करना, क्या बना दिया है आपने उसको। दूसरी तरफ आप विदेश सचिव, ये लोग झूठ जितना बोलते हैं ना, मजे की बात है कि जनता अब इनके ऊपर ध्यान भी नहीं देती। एक तो इनका माइक वाला जो चक्कर है, पहले उस विषधर ने शुरू किया कि मेरा माइक सदन में बंद, मेरा फोटो 4 बार दिखाया, मेरा प्रधानमंत्री का 33 बार दिखाया। अबे वो प्रधानमंत्री हैं भाई, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। तुम कौन हो? तुम्हारे सरनेम से मैं गांधी छीन लूं तो भरभरा के गिर जाओगे। तुमको कोई मतलब मैं क्या बताऊं, चपरासी। और ये कहना भी मतलब वो चूंकि गलत बात होगी, क्योंकि एक चपरासी भी बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार व्यक्ति होता है। तुमको मैं अपने घर में झाड़ू लगाने का काम ना दूं भाई? तुम हो कौन? और तुम ये टी शर्ट और पैंट पहन के और झूमते हुए चले जा रहे हो। ममता बानू जो है, ममता बानू का इतिहास आप देखिए, जिस कांग्रेस ने उनकी ऐसी तैसी की, उसी कांग्रेस के साथ गलबैया। फिर कह रही हैं कि हम कांग्रेस की ऐसी तैसी करेंगे। भाई तभी ना आप गई नीति आयोग की बैठक में, कांग्रेस ने तो फरमान जारी कर दिया था कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप गई वहां अपना नाटक की। क्यों? क्योंकि आपको अलग छवि बनानी है। अब आप मुख्यमंत्री नहीं, अब आप प्रधानमंत्री के लिए दावेदार होंगे कि कभी ये बिल्ली के भाग से छींका टूटे, वो 99-2000 वाली स्थिति जो थी, नहीं सॉरी 99 से पहले 97-98 वाली, जब एच.डी. देवगौड़ा भी बन गए, फलाने जी भी बन गए, चिलाने जी भी बन गए, तब की जो स्थितियां थी उसमें मेरा भी नाम चल जाए, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। अरे व्यालोक भाई, यहाँ तीसरी बार छाती पर जिसको मूंग कहते हैं, हम तो कहते हैं बड़ा वाला कोई मुंगौड़ा उंगौड़ा, कोई नया फल। और अगर मैं ये कह दूं कि विपक्ष की और तमाम गिरोहों की छाती पर नारियल तोड़ते हुए, जैसे ना मूंग दलते हुए, तो नारियल कूचते हुए जो नरेंद्र मोदी ने सरकार बना ली, तो ये वैधव्य समझा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे दर्शकों बहुत खतरनाक चीज है, जो कि एक आपको सिमेट्री दिखती है, चाहे इनका इकोसिस्टम का कोई भी वर्ग हो। एक चीज बस मैं जोड़ना चाहूंगा, बस लास्ट है ये, कि दर्शकों श्रोताओं से ये अपील है कि वो एक बार आसपास पूरी दुनिया में देखें, यूरोप से लेके अफ्रीका से लेके एशिया तक, चाइना तक को देखें। भाई साहब सचमुच, और बहनों सचमुच संतोष की सांस लीजिए कि आपके देश में गृह युद्ध नहीं हो रहा है। आपके देश में आप महंगाई का, जिस महंगाई का रोना रो रहे हैं, फिर भी आप अफोर्ड कर पा रहे हैं। बाकी जगहों की हालत देखिए, बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में इस गति को न सिर्फ बनाए रखना है, बल्कि ये संतुलन भी इसी तरीके से बनाए रखना है। और एक चीज जान लीजिए, दिन है तो रात तो आसपास मंडराएगी ना, और इस तरह की रातों को परास्त किया है साहब। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत के लिए, मेरे ख्याल से जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, और जिस बिल्ली वाला क्या वो छींका टूटने की बात कर रहे हैं ममता के संदर्भ में, वो तो खैर आने वाला नहीं, कभी समाप्त हो जाएंगे राजनीतिक रूप से। मैं किसी के जीवन की ऐसी कामना नहीं करता, जीवन मंगल में हो, लेकिन राजनीतिक समाप्ति हो जाएगी नरेंद्र मोदी के रहते रहते, ये भी सत्य है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि व्यालोक जी के साथ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को स्नेह दे रहे हैं, मैं बेहद संकोच करता हूं ये कहने में, लेकिन औपचारिकता नहीं, दिल से कह रहा हूं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को, हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए। देखिए बोलने में भी गड़बड़ा जाता हूं, इतना संकोची हूं इस मामले में। ऐसे ही हमें स्नेह देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। व्यालोक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।